हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। क्लास 11 की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज लेक्चर नंबर सेकंड है। इससे पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर फर्स्ट में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल के डिस्कवरी के बारे में बात किया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया, कैथोड रेज, एनोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ई बाई एम की वैल्यू कैसे निकली, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे पता किया गया, मिल्कन ऑयल ड्रॉप्स मेथड से बहुत डिटेल में बात करके आए भाई। जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो जाकर के पहले देख ले, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स का भी पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट पड़ी होगी। तो जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जो चैप्टर आपका छूट गया है, वो सब आप जाकर के कवर कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। अब एटॉमिक मॉडल्स क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो कुछ वैज्ञानिक इस बारे में पता लगाने में लग गए कि भैया ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के अंदर कहां और कैसे पाए जाते हैं, एटम के अंदर की संरचना कैसी है, एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, इनके बारे में अलग अलग फैक्ट्स दिए गए, अलग अलग अपने पोस्टुलेट्स दिए गए, उन्हीं टर्म्स को हम लोग बोल देते हैं एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अच्छा आज जो हम एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे वो दो है, एक थॉमसन एटॉमिक मॉडल और एक रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरेटिकल दिया था, कुछ किसी और के एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था, कुछ ने खुद का एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, सब ने अपने अलग अलग तरीके से कोशिशें की और उसके हिसाब से अपना अपना मॉडल रिप्रेजेंट करते गए। ठीक है, हम बिल्कुल हिस्टोरिकल आपको ले चलेंगे, यानी पहले किसने दिया, फिर उसके बाद किसने दिया, फिर उसके बाद किसने दिया। देखो सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स जरूर रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, टेक्निक्स नए नए आते गए, एडवांस टेक्निक का यूज होने लगा, तो फिर वो कमियां दूर होती गई और नए नए मॉडल आते गए। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग दो एटॉमिक मॉडल पे बात करने वाले हैं और वो है आपका थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, देखो यहां पर थ्योरी भी मैं जहां जहां थ्योरी की जरूरत है मैंने पूरी थ्योरी लिख दी है, तो आप वीडियो पॉज करके आप थ्योरी भी लिख सकते हैं। जो क्लास 11 के लिए नोट्स बनाना चाहते हैं वो बना ले, नीट पास आउट के लिए भी यही नोट्स हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं पूरा फुल करूंगा, जितना डेरिवेशन है, जितनी बातें हैं, सब लिख लिख करके आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जो कि पहले से लिखी हुई हैं, आप उसे अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। बाकी आप सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखो भाई, जे थॉमसन ने 1898 में क्या बात की, इनके थॉमसन मॉडल को और भी कुछ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं वो मैं नाम लिख रहा हूं। इनके थॉमसन मॉडल को कहा जाता है पुडिंग मॉडल। ठीक है, पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, या तो और क्या कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, क्यों, देखो इन्होंने क्या बताया था वो मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने कहा कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप का है, यानी गोलाकार है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कह दिया कि वो सॉलिड सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, और उन्होंने एटम का साइज भी लगभग बता दिया कि 10⁻⁻10 मीटर के आसपास उसका साइज है। लेकिन इनका जो मॉडल इंस्पायर था वो किस चीज से था, पुडिंग से या वाटरमेलन कह सकते हैं। इनके क्या मतलब हुआ इसका, पुडिंग यानी उनके जहां पर ये होंगे जे थॉमसन जिस कंट्री के, वहां पर एक डिश को पुडिंग बोल रहे हैं। अपने यहां समझ लो एक हलवा, आपने हलवा बना रखा है, हलवे में आपने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है या मान लो किशमिश डाल दिया है। ठीक है, किशमिश रेजिन, ठीक है, वो रेजिन चारों तरफ फैला दिया है। तो इन्होंने कहा कि जो निगेटिव पार्टिकल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल, वो पूरे एटम में इस तरह चारों तरफ फैला होगा, चारों तरफ पूरे फैला होगा, पूरे एटम में। ठीक है, निगेटिव पार्टिकल चारों तरफ फैला है, स्प्रेड ओवर है, पूरे एटम में फैला हुआ है, कोई जगह खाली नहीं छोड़ रखा है। ठीक है, और इसको वाटरमेलन मॉडल क्यों कह रहे हैं उससे थोड़ा कंपेयर कराइए। जैसे तरबूज है, तरबूज को बीज से काट दो, तुम काटोगे तो काले काले जो उसके बीज होते हैं वो पूरे तरबूज में फैले होते हैं। ठीक है, वैसा ही कुछ उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वैसे ही फैला हुआ है। अच्छा, ये जो बाहर का, ये जो एटम स्फेरिकल है, सॉलिड है, ये जो बाहर का हिस्सा है, ये वाला सरकमफ्रेंस, ये जो हिस्सा मैं बता रहा हूं, इसको उन्होंने कहा कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और अंदर क्या है, वो पूरी तरीके से निगेटिवली चार्ज से भरा हुआ है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्योंकि जे थॉमसन ने इसी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो बात की थी, जे थॉमसन ने इसी इलेक्ट्रॉन की ही तो डिस्कवरी की थी।
तो इनके मॉडल में देखा जाए तो मैक्सिमम बातें गलत थी, सिवाय एक बात की कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी उन्होंने की थी। क्योंकि आपको पता है कि निगेटिव चार्ज, क्योंकि आगे जो एक्सपेरिमेंट हुए, आगे का जो एटॉमिक मॉडल आया उनके हिसाब से तो भैया निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ तो फैला नहीं हुआ है, एटम का ज्यादातर हिस्सा हॉलो है, खाली है। उन्होंने कह दिया था कि एटम क्या है, सॉलिड है। अच्छा, उन्होंने यह साबित करने की कोशिश किया कि एटम न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कैसे साबित किया कि जितना निगेटिव चार्ज फैला हुआ है बाहर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो ये एक तरीके से उन्होंने बैलेंस बनाया इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि हाँ भैया निगेटिव चार्ज को, बाहर का जो एरिया है जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको बैलेंस करके रखता है। ये थॉमसन का मॉडल था, इतना ही मॉडल था, ठीक है। तो उनके थॉमसन के मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स था? ड्रॉबैक्स ये था कि इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्टेशनरी। उन्होंने कहा था जैसे बीज, वाटरमेलन का बीज है, चारों तरफ फंसा होता है, धंसा होता है, उसी तरीके से निगेटिव पार्टिकल भी धंसा हुआ है, यानी एक ही जगह पर रुका हुआ है। आप भी जानते हैं कि आगे के जो मॉडल्स आते हैं उनसे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन तो रुका हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ एटम के अंदर घूम रहा होता है, सेंटर के चारों तरफ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पूरा का पूरा एटम सॉलिड तो है नहीं, एटम क्या है, हॉलो है, खाली है, इम्प्टी है, उसका ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये ट्राई तो किया कि हाँ भैया एटम की न्यूट्रलिटी को हम साबित कर सके कि भैया एटम न्यूट्रल होता है, कि भैया निगेटिव चार्ज अंदर है, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा है जो उसको न्यूट्रल बनाता है। लेकिन आगे के जो एक्सपेरिमेंट वाले मॉडल्स दिए गए उनके बेसिस पर तो भैया इनके एक भी पॉइंट सही साबित नहीं होते हैं। तो ये सब इनके ड्रॉबैक्स थे। तो यही था जे जे थॉमसन मॉडल, छोटा मॉडल था। बस दो बातें ध्यान रखने वाली हैं कि जे जे थॉमसन मॉडल में निगेटिव पार्टिकल चारों तरफ फैला हुआ है, इसको कवर करता है पॉजिटिवली चार्ज जो इसको न्यूट्रल बनाए रखता है, ठीक है, स्फेरिकल होता है, सॉलिड होता है, ये इनका मानना था, ठीक है, एटम के बारे में। अब इसके बाद क्या हुआ कि रदरफोर्ड साइंटिस्ट आए और रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ और बाद में इसी से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं रदरफोर्ड ने ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या किया और इससे न्यूक्लियस की क्या डिस्कवरी निकल कर आई, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। पहले इनका अरेंजमेंट समझते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट कैसा था। देखो, इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, एक सोर्स ले रहे हैं, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल का मतलब, जैसे इन्होंने रेडियम का गन ले लिया, ठीक है, रेडियम गन से, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अच्छा, अल्फा पार्टिकल के बारे में कई बार हम बता चुके हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस, He2+ को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है, या 2He4, हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा, उसी हीलियम न्यूक्लियस को यानी पॉजिटिवली चार्ज हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो इन्होंने ले लिया रेडियम गन, रेडियम गन से अल्फा पार्टिकल निकलता है, वो सोर्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने सामने रख दिया एक गोल्ड का थिन फॉयल, गोल्ड का एक थिन फॉयल रख दिया, ठीक है, ये गोल्ड है, थिन फॉयल, पतली पन्नी, ठीक है, गोल्ड की, सोने की। अच्छा, सोने का ही क्यों लिया, और भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हाँ होना चाहिए कोई हायर एटॉमिक मास, ठीक है, हाई एटॉमिक मास का होना चाहिए, कोई भी एक प्लेट होनी चाहिए जो कि हाई एटॉमिक मास का होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल जब बार बार इससे टकराएगा तो टकराने से क्या होगा कि अगर लोअर एटॉमिक मास का होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगी, तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। इसलिए हायर एटॉमिक मास का कोई मेटल का प्लेट ले लेना है, पतली पन्नी ले लेना है। उन्होंने गोल्ड का थिन फॉइल ले लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल बॉम्बरेट कराया, लेकिन उससे पहले इनको चारों तरफ से इन्होंने कवर किया एक सर्कुलर फोटोग्राफिक प्लेट से, एक सर्कुलर फोटोग्राफिक प्लेट से इसको कवर कर दिया पीछे, इसको चारों तरफ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक। और ये फोटोग्राफिक प्लेट किसका बना था? जिंक सल्फाइड का फोटोग्राफिक प्लेट। देखो, एक तरीके से ये जो जे जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, थ्योरेटिकल मॉडल, उसको चेक करने का भी एक तरीका था
क्योंकि जे थॉमसन ने क्या कहा था भाई, जे थॉमसन ने कहा था कि निगेटिव पार्टिकल पूरे एटम में चारों तरफ फैले हुए, चारों तरफ निगेटिव पार्टिकल फैला हुआ है, ठीक है। इन्होंने पीछे क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया जिंक सल्फाइड, कि ये जो अल्फा पार्टिकल जब आर पार होंगे, अगर इधर जाएंगे तो कुछ इधर तो शाइनिंग यानी चमक तो पैदा करेंगे। तो वही देखा इन्होंने, इसमें से अल्फा पार्टिकल गए और अल्फा पार्टिकल जाकर के इस साइड बहुत सारा चमक, बहुत सारा चमक, बहुत सारा शाइनिंग पैदा कर रहे थे, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर टकरा रहे थे। तो जब जिंक सल्फाइड पे टकराएंगे तो भैया, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल तो हमारे लिए इनविजिबल है, अब कहीं पर टकराया तो टकरा करके वहां शाइनिंग पैदा कर रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भैया अल्फा पार्टिकल यहां टच किया है, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर वो टकरा रहा था। अच्छा, यहां से एक पॉइंट उनके समझ में आया कि भैया कि अगर जे थॉमसन ने कहा था कि निगेटिव पार्टिकल पूरे एटम में चारों तरफ फैला हुआ है, तो ये हमने गोल्ड के एटम से पास कराया है इसको, तो अगर निगेटिव पार्टिकल होता तो अल्फा पार्टिकल उससे टकरा करके डिफ्लेक्शन शो करता, रास्ता बदल देता, टकरा के कहीं और चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे रेज जितने भी अल्फा पार्टिकल थे सब आर पार निकल गए, सब आर पार निकल गए और पीछे जाकर के जिंक सल्फाइड के प्लेट से टकरा करके चमक पैदा कर रहे थे, शाइनिंग पैदा कर रहे थे, फ्लोरोसेंस पैदा कर रहे थे। तो इससे यह पता चला था कि भैया एटम तो कुछ उस तरह नहीं है जो जे थॉमसन ने कहा था। जे थॉमसन ने कहा था कि एटम के अंदर का पूरा हिस्सा सॉलिड है, चारों तरफ निगेटिव पार्टिकल भरे हुए हैं। अगर सॉलिड है, निगेटिव पार्टिकल भरे हैं, तो अल्फा पार्टिकल जाता तो टकराता और टकरा करके कुछ ना कुछ अल्फा पार्टिकल के रास्ते बदलते, डिफ्लेक्शन शो करता, कुछ अलग दिखता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गोल्ड का थिन फॉइल रखा, जैसे अल्फा पार्टिकल जा रहा था सेम टू सेम वैसे ही जा रहा था, सीधे निकल गया, बिल्कुल आर पार निकल गया। बहुत कम डिफ्लेक्शन देखने को मिला। पहला पॉइंट यही है आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि 99% अल्फा रेज सीधे सीधे निकल गए 99% कंडीशंस में। यानी हम इससे आइडिया लगाएं कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। तो जे थॉमसन का मॉडल जिस पर बेस था वो गलत हो गया इसी एक एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। यानी एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। ये तो एक्सपेरिमेंट था। अभी क्या है कि हम देखेंगे क्या क्या और ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, ठीक है, उनका ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब थिन फाइल की जगह मैं गोल्ड का एक एटम ले रहा हूं, गोल्ड का एक एटम, ठीक है, एटम के शेप में बना लेता हूं। अब क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल गए उसमें से बहुत सारा अल्फा पार्टिकल आर पार निकल गया, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल आर पार निकल गया। ये इनका ऑब्जर्वेशन था, पहला ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, एक एक ऑब्जर्वेशन बताएंगे और उस पर एक एक कंक्लूजन बता रहे हैं, ठीक है, और वो मैंने लिख भी दिया है, अभी मैं वो आपको दिखा भी दूंगा। पहला ऑब्जर्वेशन ये कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, ठीक है, यानी इससे मालूम ये चला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा 99% हिस्सा एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हुए जो बीच रास्ते तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, यानी वो डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्शन उसमें शो हुआ, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं सब। अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल अभी बताया हीलियम 2+ होता है। कुछ पार्टिकल ऐसे, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जिन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। रास्ता बदलने का मतलब है कि उन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया। अच्छा, ये डिफ्लेक्शन क्यों शो हो रहा है, सोचिए इसके बारे में। कि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव है, वो जैसे जैसे सेंटर की आसपास वाले जो पार्टिकल है, सेंटर के आसपास जो पार्टिकल पहुंचे थे, वो उन्होंने अपना रास्ता डिफ्लेक्ट कर दिया। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो इससे ऑब्जर्वेशन ये निकला कि एटम के सेंटर में कुछ तो है, एटम के सेंटर में कुछ तो है जो खुद पॉजिटिव है। तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा। पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल आ रहा था, सेंटर भी पॉजिटिव है, इसने इसको धक्का दिया और अल्फा पार्टिकल ने रास्ता बदल दिया। इसने इसको रिपल किया, अल्फा पार्टिकल ने रास्ता बदल दिया। यानी इससे आइडिया ये लगा कि जो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, इसके सेंटर में भी कुछ तो ऐसा है जो कि पॉजिटिव नेचर का है, जो कि अल्फा पार्टिकल को रास्ता बदलने पर मजबूर कर रहा है, यानी वो डिफ्लेक्शन कर दिया। लेकिन बहुत कम रेस के साथ हो रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये सेंटर पार्ट बहुत छोटा सा है।
क्योंकि अगर ये सेंटर पार्ट बहुत बड़ा होता तो ये और भी अल्फा रेस के साथ होता, लेकिन मोस्टली अल्फा रेस आर पार निकल गए, जिससे कंक्लूजन ये निकला मोस्ट ऑफ द एटम हॉलो, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मैक्सिमम एटम का हिस्सा क्या है, वो खाली है, 99% हिस्सा खाली है। सेंटर पार्ट में कुछ तो है जो उसको रास्ता बदलने पर मजबूर कर रहा है। एक कंक्लूजन निकला कि वो सेंटर पार्ट पॉजिटिव है। अब यहां से पॉजिटिव वाले पार्ट से एक बात ध्यान आया कि भैया इलेक्ट्रॉन चलो तो निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ढूंढा जा चुका है। अब जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव किसकी वजह से हुआ होगा, वो पॉजिटिव हुआ होगा प्रोटॉन पार्टिकल से, क्योंकि प्रोटॉन का ही चार्ज पॉजिटिव है और वही हो सकता है सेंटर में, वही हो सकता है सेंटर में, क्योंकि एक पार्टिकल डिस्कवर हो चुका है इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव है। निगेटिव होता है तो अपनी तरफ खींचता, इसको रिपल कर रहा है, इसका मतलब जो दूसरा वाला पार्टिकल है वो प्रोटॉन हो सकता है। ठीक है, अभी आगे और बात करते हैं इस पर। और क्या देखा उन्होंने, एक पॉइंट ये देखा कि 20,000 में से एक आध रेज ऐसे थे, 20,000 में से एक दो रेज ऐसे थे जो ठीक सेंटर से 180 डिग्री का रास्ता बनाते हुए पलट आए, 180 डिग्री एंगल पर ही पलट आए। ये कितने रेज थे, ये 1 आउट ऑफ 20,000, यानी 20,000 में से एक रेज ऐसा था जो ठीक अपोजिट रास्ते पे पलट आया, 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे गया और फिर वापस तुरंत ऐसे गया और ऐसे पलट आया। ठीक है, ऐसे गया, सेंटर पे रुका और फिर पलट आया। अब हो सकता है सेंटर के कितने क्लोज गया ये एक अलग बात है, लेकिन गया होगा सेंटर के पास और रुक करके वापस पलट आया है। कितने क्लोज जा रहा है आगे निकालेंगे हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कि अल्फा रेस न्यू, ये जो सेंटर पार्ट है उसके कितने क्लोज तक गया होगा। लेकिन ये 20,000 में से एक बार ऐसा हुआ होगा, 20,000 पार्टिकल गुजरे होंगे तो उसमें से एक पार्टिकल ने ऐसा नेचर शो किया होगा। अब इससे भी बहुत बड़ा कंक्लूजन निकला। जैसे देखो, मान लो एक क्रिकेट बॉल तुमने ले लिया, मैं कहूं उसे कीचड़ पे फेंको, तुमने उसे कीचड़ पे फेंका, मैं कहूं क्या ठीक वापस आ रहा है तुम्हारे पास, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो रिजिड नहीं है, जो कीचड़ है गीली मिट्टी है वो रिजिड नहीं है जो उस बॉल को वापस पलटा दे। लेकिन अगर मैं कहूं सामने के वॉल पर एक दीवार है, सीमेंट ईंट से बनी हुई रिजिड वॉल है, अगर उस पे तुम बॉल मारोगे वो तुम्हारे पास ठीक आ जाएगा। तो इससे साबित हुआ कि ये अल्फा पार्टिकल उससे टकराते ही, या टकराया नहीं, उसके पास पहुंचते पहुंचते ही वापस पलट आया। इसका मतलब यह है कि वो जो सेंटर पार्ट है बहुत ही रिजिड है। ठीक है, रिजिड है और वॉल्यूम में बहुत कम है, क्योंकि 20,000 में से एक पार्टिकल ही वापस आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं, देखो जैसे बोर्ड पर एक ऐसा छोटा सा पॉइंट मैंने बना दिया, ये छोटा सा पॉइंट हो सकता है आपको दिख रहा हो, देख लो छोटा सा पॉइंट, मैं आपको बहुत दूर खड़ा कर दूं और कहूं कि इस पर निशाना लगाओ, कुछ भी मैं आपको दे दूं इस पे निशाना लगाने के लिए, इसको टारगेट बना लो, तो कई बार तुम ट्राई करोगे तो हो सकता है एक आध बार इस पे लग जाए, नहीं तो वो भी ना लगे। क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट कम है। लेकिन मैं कहूं पूरे बोर्ड पर कहीं से भी मार दो तो मैक्सिमम चांस है कि लग ही जाएगा। जिसका बहुत खराब निशाना होगा वो भी 2-3 बार ट्राई करेगा तो लग जाएगा। इसका मतलब है कि 20,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल जाके टकराया, तो एक पार्टिकल जाके टकरा रहा है, इसका मतलब सेंटर का पार्ट जो है उसका वॉल्यूम एटम के कंपेयर में बहुत कम है। ठीक है, उसका साइज वॉल्यूम बहुत कम है, वो एटम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ऑक्युपाई करता है। इसको समझाने के लिए ऐसे समझो जैसे पूरा फुटबॉल का एक ग्राउंड है, तो फुटबॉल के ग्राउंड में जो सेंटर पार्ट है उस पर जाकर के एक फुटबॉल रखा हो, समझो इतना फर्क है। पूरे ग्राउंड, फुटबॉल का ग्राउंड और एक फुटबॉल में इतना जितना साइज का डिफरेंस है, ऐसे ही समझो एटम और एटम के सेंटर पार्ट को। ठीक है, ये इनका ऑब्जर्वेशन था। 3 ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिला। पहला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो कि आर पार निकल जाते हैं, उससे कंक्लूजन ये निकला कि ज्यादातर हिस्सा जो है वो एटम का खाली है। और दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ रेज ऐसे थे जो 20 तक जाते आते उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है, इससे आइडिया मिला कि जो सेंटर वाला पार्ट है वो भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, 20,000 में से एक आध पार्टिकल ऐसे थे जो ठीक 20 से होकर के वापस आ गए 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए। समझ में आया कि भैया 20,000 में से एक आध पार्टिकल है, इसका मतलब सेंटर पार्ट बहुत छोटा है, बहुत रिजिड है और पॉजिटिव चार्ज वाला है।
पॉजिटिव चार्ज वाला है और पूरा एटम खाली है। इसका मतलब जो एटम का ज्यादातर मास है वो इसी सेंटर में लाई कर रहा है, जिसे रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस है। वो उस सेंटर पार्ट को उन्होंने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, प्रोटॉन का कैसे पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर है? क्योंकि दूसरा जो पार्टिकल है प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, उसी का चार्ज होता है पॉजिटिव। यानी उस प्रोटॉन के पाए जाने की वजह से पूरे न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पूरे न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई कि न्यूक्लियस में क्या पाया जा रहा है, प्रोटॉन। बाद में जब न्यूट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी हुई थी, ये पहले हो गया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी पहले की थी 1909 के आसपास, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो ढूंढा गया था, जेम्स चैडविक ने ढूंढा था, वो 1932 के आसपास ढूंढा था, ठीक है। तो ये पहले हो गया था। तो पहले मालूम चला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव पार्टिकल। तो जब ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस भी पॉजिटिव हो गया। बाद में जब न्यूट्रॉन वगैरह ढूंढा गया, क्योंकि ज्यादातर एटम खाली है, पूरा एटम खाली है, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन भी कहां होगा, न्यूट्रॉन भी पाया जाएगा आपका प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है। और वो कैसा है, वो उसका वो चार्ज क्या है, जीरो चार्ज है, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रोटॉन का जो चार्ज है वही चार्ज क्या होता है न्यूक्लियस का। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन था और उसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन है जो मैंने एक दूसरे के आमने सामने लिख दिए हैं। आप एक एक बार रीड कर लेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्टेड हुए आर पार निकल गए। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ज्यादातर हिस्सा खाली है। ज्यादातर हिस्सा का मतलब 99% पोर्शन खाली है। बहुत स्मॉल सा फ्रैक्शन ऐसा है अल्फा पार्टिकल का, यानी एक आध दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल ऐसे निकले होंगे जो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए होंगे। इससे पता चला कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो कि बहुत स्मॉल है, तभी तो कुछ ही पार्टिकल को डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, एक 20,000 में से एक आध पार्टिकल ऐसे होंगे जो बाउंस बैक, तुरंत पीछे आ गए, ठीक है, और नियरली 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है। यह साबित करता है कि जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, जो सेंटर पार्ट है उसको न्यूक्लियस कर रहे हैं, बहुत कम है पूरे एटम के कंपेयर में, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। अब इसके बेस पर रदरफोर्ड ने कुछ पोस्टुलेट्स बताए, कुछ फैक्ट्स बताए, जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक या न्यूक्लियर मॉडल कहा जाता है। वही बातें जो हम आपको बता करके आ रहे हैं, वही लिखा है। इन्होंने कहा कि एटम का जो ज्यादातर मास है, मोस्ट ऑफ द मास, ठीक है, वो एक स्मॉल रीजन में पाया जाता है जिसको नाम देते हैं न्यूक्लियस, और उसमें प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसे 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, और न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻15 मीटर होता है, जिसे हम 1 फर्मी भी बोलते हैं, 1 फर्मी के बराबर होता है। अच्छा, इसको आप देखेंगे, आप इसका रेशियो निकालिए तो देखिए आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि कितना फर्क है, ठीक है। यानी हम बात करें अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, और डिवाइडेड बाई साइज ऑफ एटम, ठीक है, कितना हो गया, 10⁻15 डिवाइडेड बाई 10⁻10। 10⁻10 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा, 10⁻5, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइज ऑफ एटम इक्वल टू कितना हो रहा है, 10⁻5, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइज ऑफ एटम इक्वल टू 10�5 साइज ऑफ न्यूक्लियस। 10�5 का मतलब होता है 1,00,000। तो जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस के साइज का 1,00,000 गुना बड़ा होता है। देखो, मैंने दोनों का रेशियो निकाल करके आपको दिखाया है कि 10⁵ इंटू साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज का 1,00,000 गुना बड़ा होता है। तो वही जैसे मैंने आपको आइडिया दिया कि पूरा फुटबॉल का मैदान है और बीच में जाके फुटबॉल रखाओ, तो जो बीच में रखा फुटबॉल है वो तुम्हारा न्यूक्लियस मानो और पूरा ग्राउंड क्या मानोगे, एटम मानोगे। इतना डिफरेंस होता है। तो बिल्कुल सेंटर पार्ट है जिसमें मास पूरा भरा हुआ है, न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। और फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बताया।
अब तक बात हो रही थी सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया। न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं जिन्हें इन्होंने क्या बोला, शेल बोला, या इन्होंने कहा ऑर्बिट। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लगाया और कहा कि उसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए से बांधे रखता है, उसको जाने नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर नहीं निकलने देता है। न्यूक्लियस का चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है निगेटिव, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा और न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखेगा। इतनी बातें उन्होंने अपने मॉडल में कही, ठीक है। लेकिन अभी देखो कि रदरफोर्ड मॉडल को लेकर के बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी है, ठीक है, बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी है। तो क्या है ड्रॉबैक्स, उस पर थोड़ा हम लोग बात करते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। देखना, सबसे पहला पॉइंट ये है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, मान लो ये है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो पहला सवाल ये उठाया गया रदरफोर्ड के मॉडल पर कि चलो भैया इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो क्या होगा भाई, एटम अनस्टेबल हो जाएगा, न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, ठीक है, और मैटर की स्टेबिलिटी भी नहीं रह जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, एटम स्टेबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता है, भाई नहीं गिरता, सबको पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन पहला सवाल तो ये उठेगा ना कि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है, तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर रदरफोर्ड ने दिया, इस सवाल का जवाब दिया। क्या दिया कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बात तुम भूल गए कि मैंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता है, ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर मोशन करता है। तो सर्कुलर मोशन करने का मतलब यह होता है कि उसको एक फोर्स चाहिए होगा जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। उस फोर्स को बोलेंगे mv²/r, जिसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए ना भैया उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए, और उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ, और ये जो न्यूक्लियस का चार्ज है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, यानी अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स और बाहर की तरफ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ना तो ये बाहर जाएगा ना तो ये अंदर आएगा, वो अपनी जगह पर गोल गोल न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो रदरफोर्ड ने तो आसानी से दे दिया, लेकिन उसी वक्त चल रहा था मैक्सवेल की थ्योरी। मैक्सवेल ने एक सवाल और रख दिया, ठीक है। क्या थ्योरी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था मैक्सवेल का, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। उस वक्त ये बात ढूंढी गई थी कि भैया कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो जब चार्ज पार्टिकल है और वो अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, वो अगर मूवमेंट कर रहा है, तो ऐसा करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और एनर्जी का लॉस होता है, रेडिएशन बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी रेडिएशन के टर्म में। भैया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन है एक चार्ज पार्टिकल, भैया निगेटिव चार्ज है तो चार्ज पार्टिकल है कि नहीं। तो जब चार्ज पार्टिकल कुछ काम करेगा, गोल गोल घूमेगा उसके चारों तरफ, ऐसा करने पर उसका एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, वेव के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के टर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है। तो भैया जब एनर्जी बाहर निकल जाएगी तो थक नहीं जाएगा, ठीक है, एनर्जी बाहर निकला तो उसका पाथ कम हो जाएगा, पाथ कम हो जाएगा तो ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते लगाते हर चक्कर पे उसका पाथ कम होते होते स्पाइरल पाथ बनाते हुए, इस पाथ को क्या नाम दिया गया, स्पाइरल पाथ बनाते हुए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरता नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो न्यूक्लियस हो जाएगा अनस्टेबल, न्यूक्लियस अनस्टेबल तो एटम अनस्टेबल, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था कि वो एक चार्ज पार्टिकल है तो आपने तो उसे गोल गोल घुमा दिया,
और अगर चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमेगा तो उसकी एनर्जी निकलेगी, बाहर निकलती रहेगी, रेडिएशन रेडिएट करता रहेगा और ऐसा करने से वो थकेगा और उसका पाथ धीरे धीरे कम होते होते न्यूक्लियस के अंदर खत्म हो जाएगा वो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस क्वेश्चन का तो आंसर दिया लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर उनके पास नहीं मौजूद था। ऐसा समझो जैसे मान लो तुम सुबह उठे, मैंने तुम्हें खाना पीना खिलाया और मैं तुमसे कहूं कि घूमो, फुटबॉल के मैदान का पूरा एक चक्कर लगाओ, क्रिकेट के ग्राउंड का एक पूरा चक्कर लगाओ। तुम एक चक्कर लगा लिए, चलो तुम्हारे अंदर ताकत बची हुई है। मैं कहूं दूसरा चक्कर लगाओ, कितना लगाओगे? 2 चक्कर 3 चक्कर बहुत करोगे, उसके बाद तुम थक हार के बैठ जाओगे। बस वही केस उन्होंने लगाया कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हर चक्कर पे एनर्जी इमिट्स करते 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 थक हार के न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता है। तो एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए और रदरफोर्ड ने और भी कुछ बातें जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई बात नहीं की। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह क्या है वो तब मैं बताऊंगा जब मैं आपको बोर मॉडल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ जे थॉमसन के मॉडल पर और रदरफोर्ड के मॉडल पर। रदरफोर्ड का ये एक बड़ा ड्रॉबैक्स था कि वो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, चलो भाई लोग, तो आप रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल समझ गए होंगे। बहुत बेसिक बेसिक सी बात है, 2-3 बातें बस ध्यान में रखना है। एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, कुछ रेज सेंटर से होकर के डिफ्लेक्ट हो गए, पता चला कि वो सेंटर पार्ट पॉजिटिव है जिसको न्यूक्लियस कहा गया। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है। एटम और न्यूक्लियस के साइज में बहुत डिफरेंस है, 1,00,000 गुना फर्क है। एटम का साइज उसके कंपेयर में बहुत बड़ा है और सेंटर पार्ट बहुत छोटा होता है जहां एटम का पूरा मास पाया जाता है। यही था रदरफोर्ड का बेसिक मॉडल। और इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें वो गोल गोल घूमता रहता है, सर्कुलर मोशन करता रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है, आगे की कहानी समझने के लिए कुछ हम लोग चार्ज के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे 2 चार्ज है हमारे पास, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। अब वो चार्ज जो भी हो, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान लो R डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ठीक है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। के क्या है? के होता है तुम्हारा एक कांस्टेंट होता है जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 दी पावर 9। 9 इंटू 10 दी पावर 9। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अच्छा, अब इस फोर्स में क्या होता है? इस फोर्स ये 2 टाइप का हो सकता है। मान लो Q1 पॉजिटिव हुआ और Q2 भी पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो यहां पर रिपल्शन फोर्स काम करेगा, रिपल्शन फोर्स काम करेगा। हो सकता है कि Q1 निगेटिव हो और Q2 भी निगेटिव हो, तो यहां पर भी रिपल्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है, ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो हम लोग बोर मॉडल या आगे और भी पढ़ेंगे, कुछ डेरिवेशंस करेंगे, तो चार्ज के बारे में अच्छे ढंग से समझ लीजिए। पॉजिटिव पॉजिटिव हो, निगेटिव निगेटिव हो, रिपल्शन फोर्स काम करेगा, तब फोर्स का टाइप हो जाएगा रिपल्शन। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज हो गया, यानी Q1 या Q2 में से कोई भी एक पॉजिटिव या निगेटिव हो गया, जैसे Q1 पॉजिटिव हो गया और Q2 निगेटिव हो गया, ठीक है, तो इस केस में फोर्स कौन से टाइप का हो जाएगा? अट्रैक्शन टाइप का हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? अट्रैक्शन फोर्स करेगा, काम करेगा। ठीक है, तब पास आएंगे। रिपल्शन का मतलब क्या हो रहा है? दूर जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, अभी क्या है कि ये तो फोर्स की बात हो गई। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई R। क्या फर्क है? यहाँ R स्क्वायर है, यहां पर क्या है? R है। अब बात समझते हैं। मान लीजिए Q1 और Q2, Q1 और Q2 किसमें है? सेम चार्ज है, सेम चार्ज है। ठीक है, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो निगेटिव निगेटिव, तो सेम टाइप ऑफ चार्ज,
सेम टाइप ऑफ चार्ज लिख दे रहे हैं, सेम टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो आंसर तो पॉजिटिव में आने वाला है, यानी पोटेंशियल एनर्जी किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब आप सोचो कि अगर मैं आर की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, आर की वैल्यू, तो जब आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी आएगी, कम आएगी, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा जब हो रहा है, नीचे की वैल्यू जब ज्यादा होती है तो वैल्यू क्या आती है, कम आती है, यानी आर की वैल्यू बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अट्रैक्शन टाइप वाला केस चल रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स है, तो अट्रैक्शन फोर्स में चार्ज क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, Q1 Q2, यानी ये कैसे चार्ज हो गए, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी एक आपका प्लस हो गया और एक क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ऐसे केस में जब आप सॉल्व करोगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में रख करके, तो आपके पास क्या है, के Q1 Q2 बाई आर, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर किस में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का आंसर निगेटिव में आने वाला है। अब आर के साथ रिलेशन बनाओ कि अगर मैं डिस्टेंस को यानी रेडियस को, दोनों चार्ज को पास ला रहा हूं या दूर कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर हम आर बढ़ाएंगे, देखो ध्यान से, जब आर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम आएगी, कम लेकिन किस में आएगी, निगेटिव में कम आएगी, निगेटिव में कम आने का मतलब ज्यादा, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आर को बढ़ाने का मतलब है रेडियस अगर तुम बढ़ा रहे हो, चार्ज देखो मैंने कौन सा लिया है, चार्ज अपोजिट वाला लिया है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, तो आर बढ़ा रहे हो, आर का मतलब दोनों चार्ज दूर जा रहे हैं, तुमने अट्रैक्शन कम कर दिया, तो आर बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम आएगी, लेकिन कौन सी वैल्यू में कम आएगी, निगेटिव वैल्यू में कम आएगी, और निगेटिव वैल्यू में कम आने का मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो दोनों बातों में तुमने क्या देखा कि अगर चार्ज सेम रखोगे और तुम आर यानी दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, रिपल्शन कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, और यहां पर तुमने आर बढ़ा करके अट्रैक्शन कम किया तो उससे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। दोनों केस मैंने आपको सामने लिख दिया, ठीक। चलो भाई लोग, ये तो कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई। अभी आइए कि अगर हम लोग चार्ज के एटम को किस किस तरीके से हम लोग एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटम को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शायद हमने मोल वगैरह में मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं। मान लो कोई एटम X है तो नीचे Z लिखा जाता है, ऊपर A लिखा जाता है। अब Z किस बात को रिप्रेजेंट करता है, Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, Z रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर को, और A किस बात को रिप्रेजेंट करता है, A रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, ठीक है, मास नंबर, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अच्छा, दोनों के बारे में बात कर लें। Z यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही इसकी एग्जैक्ट और सही डिफिनेशन है, प्रोटॉन की संख्या को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है। लेकिन यह है कि अगर मान लो न्यूट्रल एटम है कोई, यानी कोई चार्ज वगैरह नहीं है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तभी तो एटम न्यूट्रल होगा। अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव, तो अगर 5 प्रोटॉन है मतलब +5, 5 इलेक्ट्रॉन है तो -5, दोनों कैंसिल होकर 0, तभी तो न्यूट्रल हो सकता है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रल एटम के लिए बराबर होती है, दोनों को एटॉमिक नंबर के डिफिनेशन में शामिल किया जा सकता है। अच्छा, अब ए के बारे में बात करें, ए यानी तुम्हारे पास क्या है, मास नंबर, ठीक है, या इसी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए तो आपको मास नंबर मिल जाएगा। शुरुआत के जो एटम होते हैं आप पाओगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लगभग बराबर होती है, लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है न्यूट्रॉन की संख्या जनरली प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा ही होने लगती है, ठीक है।
तो ये तो मास नंबर हो गया, जिसको हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मुझे क्लोरीन लिखना है तो मैंने नीचे 17 लिखा और 35.5 लिख दिया, यानी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 17 और प्रोटॉन की संख्या कितनी, मास नंबर कितना हो गया 35.5। अब यहां से तुम न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। मास नंबर डायरेक्ट मैं बता दूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, यहां से निकाल लो फॉर्मूला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसे शॉर्ट में लिख लो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस पी प्लस, जो मास नंबर है, जैसे मुझे क्लोरीन का न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन ऑफ क्लोरीन, न्यूट्रॉन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, कैसे निकालोगे, मास नंबर, मास नंबर कितना है 35.5 माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, दोनों को माइनस कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली आपका एटॉमिक मास या मास नंबर कह दीजिए, या फिर हम उसी को, या दूसरा टर्म क्या है एटॉमिक नंबर। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, कुछ और टर्म जान लेते हैं, आइसोटोप। ठीक है, ये सब आईपीएससी और मैंने मोल में पढ़ा रखा है। आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, और डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट मास नंबर ले लो, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे देखो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ठीक है, इसको ड्यूटीरियम डी और इसको ट्राइटियम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सबका एटॉमिक नंबर सेम है 111, लेकिन एटॉमिक मास अलग है 1, 2 और 3। जैसे कार्बन के पाए जाते हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6, 6 है, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसी तरीके से क्लोरीन के भी कुछ आइसोटोप होते हैं, 17 क्लोरीन 35 और एक होता है 17 क्लोरीन 37, 35 और 37, इसको हम लोग क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 बोलते हैं। ये नेचर में 75% पाया जाता है और 37 वाला क्लोरीन 25% पाया जाता है। तो ये सब आइसोटोप्स के एग्जांपल हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास में डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए आइसोबार। आइसोबार किसे कहते हैं, सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं आपस में डिफरेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए आर्गन ले लीजिए और आप पोटेशियम ले लीजिए और कैल्शियम ले लीजिए। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का 20, लेकिन एटॉमिक मास आसपास 40 का ही होता है। 40 का एटॉमिक मास लगभग है, पोटेशियम भी उतना ही, कैल्शियम भी उतना ही लगभग और आर्गन भी उतना ही। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया आइसोबार का। कुछ और एग्जांपल देखो जो डिफिनेशन देखो जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका हो गया आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किसे बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर पाई जाती हो। जैसे मैंने लिया है 6 कार्बन 13 और मैंने ले लिया 7 नाइट्रोजन 14, ठीक है, ये कार्बन 13 है और ये नाइट्रोजन 14 है। इसमें चलो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के देखते हैं तो आप पाओगे कि सेम ही आना चाहिए, करके देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या होती है मास में एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, 13 माइनस 6 ये कितना हो गया 7। इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई, मास में एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, कितना आ गया 7। देखो 7 7 बराबर आ गए न्यूट्रॉन की संख्या, तो उन्हें आइसोटोन बोल दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट डिफिनेशन क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है आगे भी काम आएगा। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम पाए जाते हों। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, सोडियम प्लस, ठीक है, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस, नाइट्रोजन 3 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस और फ्लोरीन माइनस। ठीक है, इन सब में आप पाओगे देखो 10-10 इलेक्ट्रॉन है, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। कैसे देखो, सोडियम में 11 होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज का क्या मीनिंग होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 यानी 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 प्लस लगाया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं। एल्युमिनियम एल्युमिनियम कितना होता है 13, एटॉमिक नंबर 13, 3 निकल गए तो इसमें भी कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मतलब इलेक्ट्रॉन 7 थे,
3 माइनस चार्ज लगा है, 3 माइनस का मतलब क्या हो गया, 7 3 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 माइनस लगा है तो 8 2 क्या हो गए 10, ठीक है। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, एक निगेटिव चार्ज लगा है यानी 10, सब में 10 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी इन सब को हम क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं। इन सबको क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, ठीक है। चलो एक लास्ट और डिफिनेशन देखते हैं। लास्ट डिफिनेशन आइसोस्टर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आइसोस्टर, ठीक है। आइसोस्टर्स क्या होता है, आइसोस्टर का मतलब हो गया कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ एटम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है और हमारे पास क्या है N2O है। पहले हम काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 ऑक्सीजन है तो 16 हो गए, 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो N2O में निकालते हैं, N2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो गए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 2 क्या हो गया 14, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ये हो गया, ये भी हो गए तुम्हारे 22 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गई, ठीक है। और देखो अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एटम निकालो। नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 3 एटम, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 एटम, तो इन्हीं को आइसोस्टीयर्स बोलते हैं, आइसोस्टर्स बोल लो जो कहना हो, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर हो और एटम की संख्या भी बराबर हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को आपस में आइसोस्टर्स कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफिनेशंस हैं जो आगे केमिस्ट्री में आपको काम आएगा, जो मैंने आपको यहां करा दिया। तो फाइनली रदरफोर्ड मॉडल हो गया। कुछ मैंने आपको चार्ज की कहानी समझाई है, चार्ज की कहानी जरूरी है, चार्ज की प्रॉपर्टी जरूरी है। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के चार्ज के बारे में, ठीक है। वो कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका यूज हम आगे करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हमें पता है कि जो सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तुमको पता है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी इस पर चार्ज 0 होगा, न्यूट्रल है। लेकिन प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब कितना चार्ज होगा तुमको पता है, एक प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इसको ई सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई सिंबल से। अब मान लो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा। मान लो 2 प्रोटॉन होगा, तो 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज पाया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ठीक, अगर मान लो एक प्रोटॉन कंटेन्स है, न्यूक्लियस कंटेन्स, ठीक है, 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन कंटेन किया हुआ है, न्यूक्लियस कंटेन 1 प्रोटॉन, तो चार्ज कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अगर हम कहेंगे कि न्यूक्लियस कंटेन्स 2 प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर मान लो 2 प्रोटॉन है, तो कितना चार्ज हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। और हम कहें कि 3 प्रोटॉन पाया गया, तो कितना चार्ज हो गया 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये E के बराबर है, इसको क्या मैं लिख सकता हूं 2E के बराबर है, इसको क्या मैं लिख सकता हूं 3E के बराबर है। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है एक्चुअल में वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। और प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं हम, Z से। तो एक प्रोटॉन है तो 1 इंटू ई, 2 प्रोटॉन है तो 2 इंटू ई, 3 प्रोटॉन है तो 3 इंटू ई। और अगर उसका एटॉमिक नंबर Z है, अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर Z है,
Z एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और Z नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए तो Z इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज हो गया। यानी इसको मैं लिख सकता हूं ZE, यानी न्यूक्लियस के चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ZE से। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा, वो चार्ज Z इंटू E के बराबर होगा। E की वैल्यू एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और Z क्या शो करता है, Z शो करता है एटॉमिक नंबर। क्यों एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये एक यूनिक नंबर है, ये आपका एक यूनिक नंबर है जो कि बदलता नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई दूसरा एटम ऐसा ढूंढ के बताइए जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 पाया जाए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, आइसोटोप की बात नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसका मतलब है ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन पाया जाएगा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा बता दीजिए जिसमें 8 प्रोटॉन पाया जाता हो, नहीं मिलेगा। तो वो एक यूनिक नंबर है, और प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही न्यूक्लियस पर चार्ज आएगा। 10 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं तो 10 इंटू ई, 12 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं तो 12 इंटू ई। ठीक है, तो हमने इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया कि न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर चार्ज होता है उनके प्रोटॉन की संख्या के बराबर। प्रोटॉन की संख्या Z है तो Z इंटू ई। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस का चार्ज, इसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा, जब हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा रहे थे तभी मैंने आपको रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में एक बात बताई थी। वो बात क्या था कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो सेंटर तक गए और सेंटर तक जाते आते रुके और रुक करके 180 डिग्री बनाते हुए पलट गए। ठीक है, गए, रुके, रुक करके पलट गए। तो न्यूक्लियस यानी जो सेंटर पार्ट, अब मुझे पता है कि उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, तो सेंटर पार्ट यानी न्यूक्लियस के पास तक कहां तक पहुंचे, कहां तक जाकर रुके, जहां पर जाके रुकेंगे उतनी दूरी को हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। वो जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाकर रुका है उस नियरेस्ट डिस्टेंस को वही नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलेंगे या क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का वो वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो वैल्यू हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, वो वैल्यू हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो बताते हैं। मान लो अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और यहां पर सेंटर पार्ट है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहां तक गया और यहां पर जाकर के रुका होगा, रुक करके पलट आया होगा 180 डिग्री बनाते हुए। ठीक है, तो ये मान लेते हैं उसका फाइनल एंड पॉइंट है जहां पर वो रुका है, और यहां से अल्फा पार्टिकल गया, इसका हम पहला पॉइंट मान लेते हैं। मान लेते हैं ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, और ये मान लेते हैं उसका दूसरा नंबर का पॉइंट है। पहले से गया और दूसरे पर रुका और रुक करके वापस पलटा है। तो जहां पर रुका है और रुक करके पलट गया, वहां से लेकर के न्यूक्लियस तक की जो दूरी है, न्यूक्लियस तक की जो दूरी है, ठीक है, इसी को हम लोग x मान ले रहे हैं, और यही x है क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच, या इसी को हम लोग बोलेंगे नियरेस्ट डिस्टेंस। यही क्या है तुम्हारा नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ऑफ अप्रोच। ठीक है, ऑफ अल्फा पार्टिकल, यही दूरी, ये जो दूरी हमने x बना रखी है। ठीक है, ये जो दूरी x बना रखी है। अच्छा, जहां से अल्फा पार्टिकल बॉम्बरेट कराया गया है, अल्फा पार्टिकल इस पर गिराया गया है, हम लोग मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। यहां हम r इनफाइनाइट ले रहे हैं। क्यों इनफाइनाइट लिया? अब इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि अभी इंडिया में पड़ा हुआ है न्यूक्लियस और हम अमेरिका से भेज रहे हैं, इतनी दूरी, अनंत दूरी मान ले, ऐसा नहीं। इनफाइनाइट डिस्टेंस का ये मतलब होता है कि जहां पर कोई फोर्स फील ना हो पाए, यानी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, सेंटर वाला पार्ट यानी न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो इनके और इनके बीच में रिपल्शन जनरेट होता है। तो कहां तक नहीं फील हो पा रहा है? जहां पर इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो, कोई इंटरेक्शन काम ना करे, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में कोई इंटरेक्शन काम नहीं कर रहा है, बस समझ लो उसी को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस बोल देंगे। ये तुम्हारा क्या है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जा रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम 2+ पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा, तो पहले पॉइंट पर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी नंबर 1,
और जहां पर रुक करके पलटा है यानी सेकंड पॉइंट, इसको हम मान लेंगे टोटल एनर्जी नंबर 2। और आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स में इतना तो पढ़कर आ रहे हैं, एनर्जी कंजर्व होती है यानी एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है, टोटल एनर्जी कभी भी नहीं बदलती है। टोटल एनर्जी ये लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी हम लिखेंगे यहां पर काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसका, अल्फा पार्टिकल का, और यहां भी अल्फा पार्टिकल का हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल एनर्जी 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी 2। टोटल एनर्जी 1 यानी काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। चलो भाई अब निकालना स्टार्ट करते हैं कि पहले नंबर पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, खुद बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ, और एम क्या रहेगा, अल्फा पार्टिकल का मास, और वेलोसिटी किसकी रहेगी, अल्फा पार्टिकल की, वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। प्लस आइए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर कितना रखोगे, इनफाइनाइट, तो जैसे इनफाइनाइट रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 1 कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि नीचे इनफाइनाइट रखोगे तो सॉल्व करोगे पोटेंशियल एनर्जी 1 0, यानी पहले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी था ही नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो जब तक फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे आएगी, या तो कुछ ना कुछ फोर्स हो, अट्रैक्शन हो या तो रिपल्शन हो, रिपल्शन होगा तो ज्यादा फोर्स ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, अट्रैक्शन काम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी, कोई तो फोर्स एक्सपीरियंस करे। लेकिन हमने अल्फा पार्टिकल को इतनी दूर रखा है कि न्यूक्लियस के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 किया है, तो पहले वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी है। इक्वल लगाओ, अब आओ काइनेटिक एनर्जी 2 यानी सेकंड पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी। अब सोचो सेकंड पॉइंट पर क्या हुआ होगा, फिर से बोल रहा हूं, जा रहा अल्फा पार्टिकल, रुका होगा, फिर पलटा होगा, यानी रुक गया। रुकने का मतलब है कि इस सेकंड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई, इस सेकंड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, क्योंकि वहां पर रुका होगा, रुक करके पलटा होगा। तो इसका मतलब है कि जब सेकंड पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर से v ही 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब आ जाइए प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 यानी Q1 Q2 अपॉन r यानी कितना डिस्टेंस रह गया न्यूक्लियस से, x, ये आपका आ गया x, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर एक इक्वेशन बन गया है, वो इक्वेशन यहां साइड में आ चुका है, इसको मैं यहां लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। क्या क्या आ गया है, हाफ एफ एम अल्फा वी स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x। अब हम लोग चार्ज वगैरह पढ़ करके आ रहे हैं, चार्ज वगैरह की प्रॉपर्टी सब वैल्यू लिखेंगे। देखो Q1 क्या है, कोई भी मान लो, एक अल्फा पार्टिकल है और एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो Q1 में मान लेता हूं चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब बताओ अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 2 प्लस, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2 का, 2 प्रोटॉन होते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ई, ये चार्ज तो ऐसे ही निकालते हैं ना Z इंटू ई से। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, यानी प्रोटॉन है 2, अल्फा पार्टिकल भैया हीलियम 2 प्लस है, देखो 2 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 और मल्टीप्लाई बाई ई, एक चार्ज की वैल्यू ई के बराबर होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये Q1 आ गया। Q2 मान लेते हैं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस या चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है। अब मुझे पता किस चीज का न्यूक्लियस है, नहीं पता ना, ये तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो सकता है, तो हम एक जनरल फॉर्म में बात करेंगे Z इंटू ई, जिस एटम का क्वेश्चन में दिया रहेगा, गोल्ड दिया रहेगा तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर लिख देना, प्लेटिनम दिया रहेगा प्लेटिनम का लिख देना, सिल्वर दिया रहेगा सिल्वर का लिख देना, हमें वहां उसका एटॉमिक नंबर रखना है, और ई यानी एक चार्ज की वैल्यू। तो हमने जनरल फॉर्म में बात किया क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कौन सा एटम है, हम जनरल एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो Z इंटू ई पीछे पढ़कर आ रहे हैं। अब Q1 Q2 रख दो भैया,
Q1 Q2 फॉर्मूले में रखते हैं तो देखो क्या आता है, हाफ, अच्छा एम अल्फा तुम समझ चुके हो, अल्फा पार्टिकल का मास है, उसको एम रहने दो, एम वी स्क्वायर इक्वल टू के Q1 की वैल्यू लिखने वाले हैं 2 इंटू ई, ठीक है, और Q2 की वैल्यू लिखने वाले हैं Z इंटू ई, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया x। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू, x इधर ले आओ, x ऊपर चला जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4ZE स्क्वायर, ऊपर आ गया 4ZE स्क्वायर, और साथ में k भी रहेगा, k इंटू 4ZE स्क्वायर, इसको सही तरीके से लिख लें, 4KZE स्क्वायर, E इंटू ई स्क्वायर, 2 जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू 2 4, और नीचे क्या बचेगा, mv स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये आपका आ गया फॉर्मूला क्लोजेस्ट अप्रोच का या नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का x निकालने का, यानी न्यूक्लियस से कितनी दूर पहले रुक गया अल्फा पार्टिकल, बस वो उतनी दूरी अगर निकालने को क्वेश्चन में आता है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे x से, जिसका फॉर्मूला है 4KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई mv स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई लोग, अब इसको थोड़ा सा और बात को समझते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। इसमें देखो क्या क्या वैल्यू हमें पता है, ठीक है, इसमें k की वैल्यू पता होती है 9 इंटू 10 पावर 9 पता होता है, z तो अननोन है, जो भी एटम दिया रहेगा उसका एटॉमिक नंबर रख लेंगे, z क्या है एटॉमिक नंबर, e की वैल्यू तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम, m क्या है m ऑफ अल्फा, यानी ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है भैया, एटॉमिक मास कितना होता है 4, अगर मुझे इसे केजी में लिखना होगा तो केजी में कन्वर्ट करो, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी, ठीक है, ये पूरा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया। v क्या है, v हो गया तुम्हारा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल तुम्हें दिया रहेगा, गिवन होगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये सारी वैल्यू रख करके आपको x निकालना रहेगा, ठीक है, तो फाइनली आपका ये हो गया क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो कैसे निकाला गया, आप इसका डेरिवेशन फिर से एक बार देख सकते हैं, पूरा ये डेरिवेशन किया गया है कि जब अल्फा पार्टिकल गया तो न्यूक्लियस के कुछ दूरी पर रह करके जितना भी अंदर तक जा पाया होगा रुका होगा, फिर पलटा होगा, तो जहां तक गया होगा लास्ट पॉइंट, वहां से न्यूक्लियस तक की बीच की दूरी को x मान लिए हैं, वही x कैलकुलेट करना है। तो हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया जहां से अल्फा पार्टिकल चला है, और दूसरा पॉइंट क्या सेलेक्ट किया है कि जहां पर जाकर के रुका है। दोनों पॉइंट में एनर्जी कंजर्वेशन वाला रूल लगा दिया कि एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, कंजर्व का मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर टोटल एनर्जी आपको हमेशा सेम मिलेगा, टोटल एनर्जी हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है, तो टोटल एनर्जी 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी 2 कर दिया। टोटल एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले वाले पॉइंट पर क्योंकि r इनफाइनाइट लिया गया था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, और दूसरे वाले पॉइंट पर क्योंकि पार्टिकल रुका होगा तब पलटा होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, बस वहां से वैल्यू हमने रख लिया, सिंपल सी बात थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, देखो ये रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स के बारे में जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पर लिखा हुआ है कायदे से कि इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या है आपको पूरा बता दिया, ठीक है, कि इन एटम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था। 2 सवाल उठे, पहले वाले सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन दूसरा सवाल था मैक्सवेल की तरफ से, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की तरफ से, कि भैया चार्ज पार्टिकल है तो गिर जाना चाहिए था रेडिएशन करते करते। अच्छा, और जो है आपका वही बात पूरा लिखा हुआ है कि स्पाइरल पाथ बनाते हुए गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब इसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स निकल करके आ गया, तो अब इन कमियों को भी दूर करके फिर से एक मॉडल आएगा जो है बोर मॉडल। लेकिन जिस वक्त रदरफोर्ड ने मॉडल रिप्रेजेंट किया उसके बाद और भी कुछ चल रहा था साथ में, जो कि बोर ने उसको अपना बेस बनाया और अपना एक मॉडल दिया। उस वक्त इस जमाने में किसके बारे में बात चल रही थी, इस टाइम पर बात चल रही थी वेव्स वगैरह के बारे में, रेडिएशन वगैरह के बारे में, कि वेव्स भैया 2 टाइप का होता है, एक मैकेनिकल वेव है और एक क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कुछ ऐसे वेव हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे वेव हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह रहे हैं। बहुत सारा काम चल रहा था साथ में ही, पैरेलल में चल रहा था, रेडिएशन
रेडिएशंस के बारे में बात होने लगी, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इमिट्स करता है। चार्ज पार्टिकल के बारे में बात हो गई कि चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है, मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, मतलब ईएमआर वेव के बारे में बात होने लगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो हमारा अब अगला लेक्चर होगा ईएमआर के ऊपर बेस्ड होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। उस वक्त एक क्वांटम थ्योरी भी आई, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जिस पर बेस्ड है आपका बोर मॉडल। और भी लाइट के बारे में लड़ाई चल रही थी कि भैया लाइट सिर्फ वेव का नेचर रखता है कि कुछ और भी है, कुछ ड्वेल नेचर कैरेक्टर क्या है। आइंस्टीन का भी इक्वेशन आ गया, आइंस्टीन ने भी कुछ ड्वेल नेचर के बारे में बात की। ठीक है, अब ये ड्वेल नेचर क्या है, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी हम लोग लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग पहले वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और भी लाइट की कुछ फिनोमिना के बारे में बात करेंगे, जिसका रिलेशन है इलेक्ट्रॉन से, जिसका रिलेशन आगे चल करके हम रिलेट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हिस्टोरिकल कि अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, अब बोर मॉडल आएगा, उसमें भी ड्रॉबैक्स आएगा, तो फिर वेव मैकेनिकल मॉडल जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में सही इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। लेकिन इतने बीच में भी बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ डिस्कवरी हुआ, बहुत कुछ में ड्रॉबैक्स निकला, बहुत सारी बातें सही भी पता चली। वो सब क्या है, बने रहिए नीट विद्यालय के साथ। धन्यवाद।